मेरे शो में शरीक होने के लिए। वो तमाम सारे लोग जो दूर से आते हैं, शो का हिस्सा बनते हैं, उन सब का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज जो नए लोग शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जो शो में लगातार आते हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान हमारे लगभग सारे आ गए, एक दो लोग नहीं आए, वो आते होंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बातचीत के तरीके और बातचीत के जो सिस्टम है उससे आप भली भांति परिचित हैं। जो लोग नए आए हैं उनसे कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं, वो सब जानते हैं कि कैसे शो भैया जी का इनका होता है। मैं अपने मेहमानों का पहले तारुफ करा देता हूं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हरनाम जी, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ राहुल लाल जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार हैं, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कहां से आना हुआ सर आपका? झारखंड, पलामू। पलामू से आए, डाल्टनगंज। क्या बात है साहब, कैसे आना हुआ इधर? हम आए थे, अपना बैंक का यूनियन मीटिंग था, धरना था जंतर मंतर पर। धरना था जंतर मंतर पे, बिल्कुल ठीक है। विरोध कर, जो जिस काम का लिए जरूरी हो सड़क पे आना वो जरूरी है। बैंकों का निजीकरण का विरोध। बहुत अच्छी बात है, आप आए, अपनी बात रखने के लिए आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को मैं जोड़ूंगा आपसे, जरूर जोड़ूंगा। और आप भी? मैं झारखंड से, पलामू से ही हैं, बहुत अच्छी बात है। 2004 में पलामू जाना हुआ था, 1.5 महीना रुका मैं वहां पे जी, 1.5-2 महीना पलामू में डाल्टनगंज में मैं था। आप भैया कहां से हैं? आप? राजस्थान से जी, बहुत अच्छा बजरंगबली पहने हुए हैं, क्या बात है। कहाँ राजस्थान में, कहां से हैं? राजस्थान में कोटा बूंदी। कोटा बूंदी से हैं, बहुत अच्छी बात। और आप कहां से हैं साहब? बनारस से, जय हो बाबा। कैसे आना हुआ इधर? ताज होटल में जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहां से हैं जी? आप? हाँ जी, मेरे से बात कर। नहीं, आपसे और किससे बात करेंगे? महाराष्ट्र में कहां से? बुल्ढाना से। बुल्ढाना से, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कैसे आना हुआ? मंत्री जी से मिलने आए। मंत्री जी से मिलने आए, जरूरी है, मंत्री जी से भी मिलते रहना जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है मंत्री जी से मिलना भी। मंत्री जी से बहुत, ये शो ऐसा है जिसमें पता चलता है कि कहां कहां से लोग आए हैं। कोई अपना मांगों के लिए आया है तो वहां पे उसने प्रदर्शन के लिए आया है, कोई मंत्री से मिलने आया है तो मंत्री जी से बात करने के लिए आया है, कोई राजस्थान से, कोटा। आप लोग कहां से? जी नमस्ते, भागलपुर से। अरे कैसे आना हुआ इधर? हनुमान मंदिर, भागलपुर से हैं तो यहाँ ख्याला में रहते हैं, वो समझ गया था मैं, आप यही रहती हैं। आप कहां से हैं? धौलपुर से, बस हमसे मिलने आए थे, बहुत अच्छी बात है। धौलपुर में गया हूं, 2 बार मैं गया। कोरोना के समय में मैं चला जाता था धौलपुर, होटल तो बंद थे सारे, वहां से होके वापस लौट आता था दिल्ली में, तो तमाम सारे लोगों से मिलना, वह कोई सड़कों पे तो होता नहीं था, लेकिन कोरोना के समय में मैं काफी ट्रेवल कर रहा था, उसी वजह से मैं 2 बार बीमार भी पड़ा कोरोना के समय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलने आए हैं बहादुरगढ़ से, बहुत अच्छी, पड़ोस में बहादुरगढ़ भी जाना हुआ। तो मेहमानों से मैंने तारुफ करा दिया, ब्रजेश जी आ गए हैं, जुड़ गए हैं। बातचीत रखें या और आप लोगों से ज्यादा बातचीत करें? जी कुछ कहना है आपको? नहीं, तो मैं बातचीत का सिलसिला। हाँ जी, उड़ीसा से आते। उड़ीसा में कहां से? बोनाके। बोनाके, अच्छा मॉरिशस से आते हो, मॉरिशस से आए हुए हैं, मॉरिशस से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चाय पिएंगी? ऐसा नहीं है कि मैं बिहार वालों से नहीं पूछता चाय, जो मॉरिशस के उन्हीं से चाय पूछता हूँ। दादा सब बिहारी हैं। हाँ जी, सब बिहारी हैं, मेरे दादा परदादा सब, बाप सब मॉरिशस से चल गई है ना। हमारे दादा परदादा सारे लोग बिहारी हैं, मॉरिशस में बस गए। ये वो लोग हैं जो गन्ने के वजह से, हाँ, दो बेटी लोग इधर आएंगे, ये दोनों बेटी इधर आ जाएंगी। हाँ इधर, वाह 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 वाह, देखिए। मैं फूफू है बेटी लोग के। आप फूफू हैं? अच्छा ये फूफू हैं, समझ गए ना सारे लोग। हाँ तो खोपड़ी कहने हिला रहे हैं ऐसा जैसे हम मॉरिशस पहुंच गए सारे के सारे। हाँ मेरे भाई के बेटी। भाई का बेटी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपका नाम क्या है? नैना। नैना। और आपका? निधि। निधि, ये मॉरिशस से आए हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर बैठे हमारे शो में, कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा।
आप बैठिए, आइए। अरे भाई इनके दादा परदादा मॉरिशस गए। आपको सुन के बड़ा ऐसा लग रहा होगा ये तो देश आजाद हुए कितना समय हो गया, लेकिन ये अंग्रेजों के जमाने में गन्ने की खेती को लेकर सुरीनाम, मॉरिशस, फिजी, ये वहां गए लोग हैं। इन्होंने भारतीय संस्कृत का झंडा, हाँ जी, मेरे दादा परदादा बोलेगा मॉरिशस जब जाएगा ना, अंग्रेज बोलेगा पत्थर उलाटेगा तो पैसा मिलेगा, सोना मिलेगा, और जा तक करते करते पसीना चुआ के। हम आपका अभिनंदन करते हैं, हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं। आपके लिए मैं ये नीचे करता हूँ। आइए इधर, अंदर आइए, अंदर आइए, आइए आइए। अरे थोड़ी देर बैठिए। अरे आइए। अरे आपके दादा, मुझसे लोग पूछें कि भारतीय संस्कृति का झंडा लेके लोग कौन कौन कहां कहां हैं इस देश में। आइए आइए, आ जाइए। इस देश में बहुत सारे लोगों ने भारतीय संस्कृति और उसके उत्थान के लिए बड़ा काम किया, इस देश के अंदर ही मौजूद रहे। लेकिन अगर योगदान लिखा जाएगा तो ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का झंडा पूरी दुनिया में, भारतीय संस्कृति का झंडा पूरी दुनिया में फहराया। मुझे कोई बहुत बरस पहले, मैं ऐसे ही था तो मॉरिशस से मुझे मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि बोले मेरे दादा परदादा चले गए थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। मैंने कहा फिर क्या था, कैसे किया? बोले कुछ नहीं, वो रामचरितमानस का एक गुटका था मेरे पास, बोले वो वही पढ़ते थे। अब बात सिर्फ धार्मिक वाली बात नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की जो जड़ें खोजी जाएंगी वो वहां मिलेंगी और वो पाई जाएंगी। देखा, जब मैंने इनको देखा तो मुझे लगा जैसे कोई हमारे घर के परिवार के ही है, सिंदूर लगाए माथे में, वैसे ही भारतीय परिवेश, वैसे ही पैरों में बिछिया, वो वैसे ही है। मैं आपका दोनों का बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। भारतीय संस्कृति का एक छोटा सा स्टूडेंट हूं, मैं विद्यार्थी हूं, लेकिन मुझे, हाँ जी, मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आज हमारे शो में मॉरिशस से भी एक महिला बैठी हैं जिनके दादा परदादा बिहार से ही गए, और आज बाय द वे बिहार पे ही चर्चा है, बिहार पे ही चर्चा है। चर्चा ऐसी है कि हट ही नहीं रही है, चर्चा अपनी जगह बनी हुई है। चर्चा में पहला बिंदु यह है, अब जो मैंने बोला वो सब भूल जाइए, जो मैंने कहा अभी तक वो सब किनारे रखिए, समेट के बंडल बांध करके रख दीजिए जी, जैसे पोथी बांधी जाती है वैसे। और अब मैं डिबेट में आता हूं। राहुल गांधी जी कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं गया में वोट यात्रा में, कहते हैं अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है और उनके लिए आप काम कर रहे हैं। कौन? वो तीनों इलेक्शन कमिश्नर। सुन लें, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है और आप उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब देश और बिहार में INDIA गठबंधन, जो उनका गठबंधन है, उसकी सरकार होगी। और जो अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए। और जो तीसरी लाइन है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, और फिर जब सरकार होगी तो हम तीनों को देख लेंगे। हाँ जी, अब आप इसको जो कहिए, हम तीनों को देख लेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दिलीप जायसवाल जी बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं बिहार के ये धमकी हमारे सरकार आई तो देख लेंगे, घटिया किस्म की बात है। बातचीत के सिलसिले को मैं सबसे छोटा करता हूं क्योंकि आज भारतीय संस्कृति पे बोलने लगा और मुझे मॉरिशस के लोग मिल गए, परिवार के लोग मिल गए, तो मैंने वहां बात मोड़ दी। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं गंवाएंगे। मुझे मालूम है SIR पे, बिहार पे, चुनाव पे, वोटर लिस्ट पर बहुत सारे लोगों को बोलना है, मैं मौका दूंगा। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को उठाना चाहता हूं। भाई आप क्या देख लेंगे और क्या करेंगे? ये धमकी क्यों देते हैं भाई? आप लोग धमकी क्यों देते हैं? नहीं, धमकी तो संवैधानिक पद पर राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उनको एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए, आप हमसे अगर 7 दिन में माफी नहीं मांगी, ये कौन सी शब्दावली है? क्या देश से माफी मांगिए, हमसे नहीं, देश से नहीं। क्या इस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स जो है अब इस तरीके से बातें करेंगे? जो विपक्ष के नेता है लोकसभा में, जिनको जनता ने चुना है,
और किस किस चीज की माफी मांगे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे आपने जो हमें डाटा दिया, उस डाटा को हमने ड्यू डिलिजेंस किया, हमने उसको सर्च किया, हमने पाया कि उसमें एक मकान में कहीं 80 लोग बैठे हैं, कहीं एक व्यक्ति के 5-5 जगह वोटर्स हैं, कहीं फर्जीवाड़ा चल रहा है। आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, 65 लाख वोट आप काट देते हैं। रिवीजन का मतलब होता है कि उसमें कुछ लोग नए जुड़ेंगे, कुछ लोग कटेंगे। आप केवल 65 लाख वोट काटेंगे, जोड़ेंगे नहीं। तो इस पर सवाल भी ना करे विपक्ष। और अगर सवाल करें लेकिन धमकाए ना। नहीं, सुनिए, जब अगर वो तो जिस लहजे में बात होगी उसी लहजे में जवाब भी दिया जाएगा। अगर वो राहुल गांधी से, विपक्ष के नेता से, एंटायर विपक्ष से, उनकी ड्योढ़ी पे खड़े होकर 300 सांसद कह रहे हैं कि आप हमसे ज्ञापन ले लीजिए। इलेक्शन कमीशन क्या इतना बड़ा हो गया कि वो 300 सांसद जो कि देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, केवल वो विपक्ष में, इसलिए उनका ज्ञापन भी नहीं लेंगे, उनसे वो बातचीत भी नहीं करेंगे। आपको ज्ञापन के लिए उन्होंने 30 लोगों को अंदर बुलाया था, वो चाय भी पिलाते हैं आपको। लेकिन आप 30 नहीं जाना चाहते, 300 जाना चाहते थे। तो मैं कहता हूं, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खर्चा कर रहे हैं वो टैक्स पेयर के पैसों से, 300 सांसदों को जाकर पार्लियामेंट में मिल लीजिए, कोई हॉल बुक कर वहां उनकी सुन लीजिए। जब अगर एक आम व्यक्ति, यहां से कोई भी व्यक्ति खड़ा है, उसको लगे कोई डिस्क्रिपेंसी है वोटर लिस्ट में, और अगर वो सरकार को या इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिख दे कि साहब ये इसमें मुझे गड़बड़ी लग रही है, गलती लग रही है, तो इलेक्शन कमीशन का धर्म है और काम है और उसकी नैतिक जिम्मेवारी है, उसका भी जवाब दे। यहां तो देश के जो जनप्रतिनिधि नुमाइंदगी कर रहे हैं और देश की प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के विपक्ष के लीडर हैं, उनको वो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमका रहे हैं। राइट। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से कि अगर हमारी जब सरकार आएगी तो हम तीनों को देख लेंगे, ये बात कही गई कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि यात्रा चल रही है बिहार में, गया में ये बात कही गई राहुल गांधी के द्वारा। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी प्लीज। भैया जी, जब मैं आ रहा था आपके शो में काफी दिनों बाद, तो ईवीएम का मेरे पास फोन आया और ईवीएम ने कहा जा रहे हो तो लड्डू लेकर जाना और मिठाई खिलाना कांग्रेस के प्रवक्ता को। मैं लड्डू लेकर आया हूँ। पूछिए क्यों ईवीएम? अरे लाए हैं कि सिर्फ दिखाई ही रहे हैं? मैंने कहा कि पता नहीं, सिर्फ दिखाई रहे हो, अंदर है भी। हमारे लिए संविधान मानते भी हैं, केवल दिखाते नहीं। अच्छा ठीक है जी, वाह क्या बात है। ये कहा लड्डू इसलिए खिलाना कि भैया उन्होंने हमें बाइज्जत बरी कर दी, अब हमारी इज्जत नीलाम नहीं है, इज्जत का ठिकराव इलेक्शन कमीशन समझे। ईवीएम अब बदनाम नहीं है, अब बदनाम हो रही है इलेक्शन कमीशन। तो रोटेशन और बदनामी जो ये कर रहे हैं, उस पर भी हमने फोन किया था। दूसरी बात मैं कहता हूं आपको स्पष्ट, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक लोकतंत्र पे काला धब्बा में कांग्रेस का नाम रहेगा। और ये स्पष्ट मैं कह रहा हूं। आज ये कह रहे वोट चोरी, जिसने पंजाब में खड़ा होकर इनके प्रियंका गांधी जी और चन्नी साहब ताली बजा रहे थे कि बिहारियों को उखाड़ फेंकेंगे, किस मुंह से जाके उसी बिहारियों का वोट मांग रहे हो? किस मुंह से मांग रहे हो? और मैं स्पष्ट कहता हूं, आपका ही चैनल रंजू देवी ने आपके ही चैनल के रीजनल न्यूज 18 बिहार झारखंड में कहा भैया हमसे झूठ बुलवाया गया राहुल गांधी के सामने। 1 घंटे पहले का बुलेटिन है, चेक करके देख ले सारे लोग। वार्ड सचिव ने कहा राहुल गांधी जी के आगे आपको झूठ बोलना है कि मेरे वोटर लिस्ट से नाम कट गया, और जब सच्चाई आ गई तो भागते फिर रहे। तो भैया कितने भागोगे, कितनी चोरी करोगे? चोर चोर मौसेरे भाई चले सत्य बोलने। एक बात और मैं कहूंगा, लालू यादव जी मंच से एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिए थे, लागल लागल धक्का झलनिया में बलम कलकत्ता चली। इसका अर्थ पता है सर क्या है? इसका अर्थ है कि भैया रोजगार यहाँ नहीं है। पुराने जमाने में कलकत्ता से लोग रोजगार लाते थे, मिस ये कहते हम आएंगे तो यहाँ रोजगार नहीं देंगे, कलकत्ते जो या तो कलकत्ता रोजगार करने जो या कलकत्ता से घुसपैठिया लाएंगे। क्या मनसा है बता दे। जी देखिए, पहली बात तो जहां तक पंजाब की मेरे साथी बात कर रहे हैं, ना तो कांग्रेस ने कभी इस तरीके की बात की, ना किसी लीडर ने बात की है। और सर सुन लीजिए 1 मिनट, कांग्रेस पार्टी एक केवल देश में ऐसी एकमात्र पार्टी है जो ना जाति पर, ना धर्म पर, ना प्रांत पर, ना भाषा पर, ना बोली पर, ना रंग पर भेदभाव करती है। कांग्रेस पार्टी इस देश की धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो देश को, गंगा जमनी तहजीब को सहेज के और संभाल कर रखती है। दूसरी बात, आप जो कलकत्ता की बात कर रहे हैं, 20 साल से आप शायद भूल गए हैं, लगभग 20 साल से आप ही की बिहार में सरकार है, और जब वहां अगर रोजगार नहीं है तो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो इस पर शर्म आप लोगों को करनी चाहिए, ना कि विपक्ष को करनी चाहिए। और विपक्ष का थोड़े समय जब वहां सरकार रही तो तेजस्वी यादव ने 4.5-5 लाख नौकरी दी। अभी जब सरकार आएगी आप देखिएगा लाखों नौकरी निकलेगी, और इसीलिए युवा परिवर्तन कर रहा है। और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं, देखिए जनता में, जमहूरियत में क्या होता है, इसका सबसे बड़ा टेस्टिंग पैमाना है कि जब आप कोई बात लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपको कितना रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस ये है कि लाखों लोग वहां पर आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, जबकि गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है,
फिर भी आप देखें लाखों लोग वहां पर आकर उनका जन समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पर वोट की चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है, रोजगार की समस्या है, महंगाई बढ़ी हुई है और इस वक्त परिवर्तन की एक लहर है जो मैं समझता हूं। राइट। बड़ी मुश्किल दौर है, आसान नहीं है। मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। मुश्किल दौर है सर। कोई भी मैसेज आप मीडिया के थ्रू ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जनता मीडिया के सामने ही बोल रहे हैं, लेकिन आप गोदी मीडिया मत बोलिए। पूरी जनता यहाँ खड़ी हुई है जो एकदम निष्पक्ष है, जो बातें यहाँ पे हो रही है। गोदी मीडिया बोल के हमारे मीडिया भाइयों पे उंगली मत उठाइए प्लीज। और मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो 78 लाख वोटर कटे हैं, क्या वो भाजपा के नहीं है? वो वोटर भाजपा के नहीं है। ये प्रॉब्लम भाजपा को नहीं हुआ, लेकिन ये कांग्रेस को क्यों हो रहा है कि वोट चोरी हो गई? ये चीजें पॉइंट पे होना चाहिए ना। पॉइंट की बात ये होना चाहिए कि अगर 78 लाख वोटर कटे तो वो हो सकता है कि वो भाजपा के भी हो, आरजेडी के भी हो, बाकी विपक्ष पार्टियों के भी हो। कांग्रेस को यही मुद्दा क्यों है? ये इंडिया में एक ही मुद्दा बचा हुआ है, बिहार में और कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में लाखों मुद्दा है जिसको विपक्ष उठाना चाहता, अपना अस्तित्व खत्म कर रहा है विपक्ष। मुद्दा क्या नाम है आपका? अनूप सिंह। अनूप जी क्या काम करते हैं? मैं रोबोटिक्स इंजीनियर हूँ। हम तो समझे थे पत्रकार हो तुम भी। देखो अब तो क्या हुआ, सुनते सुनते इतना आदी हो गए। ये नेता कितनी बार अपनी पार्टी बदल के इधर से उधर चले जाते हैं। इनको गोदी बदलने में बड़ी ये महारत हासिल है, लेकिन मीडिया अगर है तो भाई मीडिया। लेकिन बहुत अच्छी बात है, जनता अपनी तरफ से। हाँ मैं आ गया बेटा, आ गया, आ जा। कहा ये बिहार का ही है? बिहार का क्या है? प्राणी से नहीं बात करूंगा, आदमी से बात करूंगा। मैं आया मैं जी, हाँ बिल्कुल ऑफकोर्स मैं दूंगा, आपको दूंगा, बिल्कुल दूंगा, इसके बाद इनको दूंगा, इसके बाद। मेरे साथी ने जो 2 सवाल पूछे, पहली बात तो हम वोटर्स को हिंदुस्तानी मानते हैं, भारतीय मानते हैं, हमसे भाजपा का, कांग्रेस का या आरजेडी का वोटर नहीं मान रहे। हम इस देश के नागरिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एक सजग विपक्ष की जिम्मेवारी है। और विपक्ष को कहा है कि किस तरीके से चोरी हो रही है, किस तरीके से डकैती हो रही है, उसकी आवाज कौन उठाएगा? उसकी आवाज विपक्ष ही उठाएगा ना। इसी जनता ने हमें विरोधी दल का जिम्मेवारी दी है, जब तगमा दिया है तो विरोधी दल का काम है कि कुछ भी अगर गड़बड़ झाला है, मुश्किल है, तो उसमें आपको उनकी आवाज उठानी है। और जहां तक मैं मीडिया की बात कर रहा था, आज आप देखिए प्रतीक जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हमेशा सबको बैलेंस करते हैं। लेकिन देखिए जितने आप चैनल खोल लीजिए, मैं अपने युवा साथी को कहना चाहता हूं, आज एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ निकले हैं, राहुल जी ने भी कराए, अखिलेश यादव जी ने बोला, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले लिखा, तमाम विपक्ष के लोगों ने लिखा, जनता में भी क्यूरियोसिटी है कि ऐसी गड़बड़ हो रही है। लेकिन तमाम ज्यादातर मीडिया चैनल सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। अरे भैया सवाल आपसे पूछना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, सवाल पूछना चाहिए सरकार से, और जवाब देगा इस वक्त भी विपक्ष जो कि विरोधी दल में है। विरोधी दल को सिर्फ धमकी देना चाहिए ना, जवाब आ जाएगी। रुको मैं आता हूं, ब्रजेश आता हूं। कहां से आना हुआ? बिहार से हूँ। बिहार में कहां से? सुपौल से। मकान नंबर? आजकल मैं देखो भाई ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। बिहार से हो तो नहीं, चलो कोई बात नहीं। मकान नंबर वार्ड नंबर 24 है, हलफनामा दे सकते हो? अब मैं आजकल जिससे भी पूछ रहा हूँ हलफनामा। कहां से आना हुआ आपका? सर मैं बिहार से आया हूँ। कहां से? बिहार में कहां से? मधुबनी जयनगर एक जगह है वहाँ से। जयनगर ना? अरे जानने बिल्कुल बॉर्डर हो गया, उधर छलांग लगाओ चले जाओ नेपाल। है इनका एक जवाब देना चाह रहा हूँ। ये बोल रहे थे कि हम जीत रहे हैं बिहार। कौन जीत रहा है? ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम बिहार जीत रहे हैं। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके टीवी चैनल फिर आऊंगा सर। 2010 में इनकी 22 सीटें आई थी आरजेडी की, और सब मिला के 50 से नीचे थे, और इस बार 50 पुरना इनको मुश्किल है। नहीं 19 सीटें, 19 तो यही जीते थे, कांग्रेस जीते थे। मैं आ गया। हाँ जी मैं आया, मैं जानता था कि आना है तुम्हारे पास। हाँ जी बोलो। मैं कहता हूँ ये जो कहते हैं बार बार जो डबल वोटिंग का जो है, वोट कटा हुआ, मेरा बिहार में भी वोट था और दिल्ली में भी वोट था। अब मेरा कट गया, अब मेरा वोट कट गया, अच्छी बात है ना, कटना चाहिए। वैसे मैंने कई बार मैंने लिखित रूप में दिया लेकिन नहीं कटा, अब कट गया, अच्छी बात है। लेकिन ये कांग्रेस जो है ना, बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लालू प्रसाद और कांग्रेस, लालू प्रसाद ने बिहार को लूट ही दिया, बर्बाद कर दिया। आज जो हम दिल्ली में एसएससी करवा रहे हैं, ये कांग्रेस और लालू प्रसाद का देन है। क्या काम करते हो? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। दोनों जगह वोट था, उधर भी था इधर भी था, फिर एप्लीकेशन देख कटवा दिया, कट गया। और अब कहाँ है वोट? अब दिल्ली में हमारा। अब तो इधर है, इधर वोट हो गया। वेरी गुड जी। मैं आया
जी एक छोटा सा इनका रिएक्शन एंड देन ये जो बिल्कुल शॉर्ट में बोल रहा हूँ, एक गाना था खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, उसी तरह ये लोग हैं, खुल्लम खुल्ला झूठ बोलेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला धमकाएंगे। दिक्कत ये है मानसिक घमंड उतरा नहीं है। देश को जो अपना बपौती संपत्ति ये समझ रहे थे वो अभी तक सोच रहे हैं। धमका रहे हैं, किसको धमकाते हो जी? हाँ, किसको धमका रहे हो? इस जनता को धमका रहे हो, उस इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हो, उस संविधान को धमका रहे हो जिसको पॉकेट में लहराते हो। पढ़ते तो हो नहीं, लहराते फिरते हो। कहने का विषय यह है कि न पढ़ेंगे न मानेंगे, झूठ की राजनीति करते रहिए। और एक बात मैं कह रहा हूं, अभी क्या है, शाम है या रात है? हाँ भाई शाम है। नहीं, कांग्रेस बोलेगी तो बोलिए दिन है, नहीं तो आप गोदी मीडिया है। ये सच बोलेगा अगर कोई मीडिया तो गोदी मीडिया। इनके अनुसार जो चमचा करे वही सही मीडिया। राइट, मैं आपको क्योंकि उन्होंने बोला इसलिए आपका 5 सेकंड बनता है, उसके बाद मीनाक्षी। सर मैं इनसे एक ही बात पूछ रहा हूं, पूरे देश को पता है इस वक्त मीडिया क्या कर रही है और मीडिया क्या दिखा रही है। मैं फिर भी इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात, अरे आके उसी मीडिया के आगे तो आके बोल रहे हो, फिर भी बेशर्मों की तरह आप ऐसी बातें कह रहे हो। शर्म तो कहीं आती नहीं है? क्यों नहीं? मैं बिहार से हूं, मेरा भी वोट वहां पे है। आपने ये कैसे कह दिया? राहुल गांधी का वाक्य क्या ब्रह्म वाक्य है कि मैंने कह दिया मैं हलफनामा नहीं दूंगा? मैं अगर एमपी है तो क्या हो गया? वोट चोरी 1971 में हुआ था कि नहीं? कोर्ट ने किसको कहा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं? राइट राइट। देखिए अरे कोई बात, देखिए एक बात देखिए, उनका प्रजातांत्रिक राइट है, वो प्रजातांत्रिक, अगर वो कहना, देखिए अगर वो पाठक जी अगर वो ये कहना चाहे कि गोदी मीडिया, तो कहने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मीडिया में आके सारे काम कर रहे हो। अरे नहीं ठीक है, मैं इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, इतनी तुनक मिजाजी नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी को गोदी मीडिया कह दिया तो इतना ज्यादा बुरा लगे। बुरा लगने की बात। हाँ जी, गोदी मीडिया कहते हैं, उस चैनल का नाम तो बता दीजिए। उन्होंने चैनल नाम नहीं बताएंगे, चैनल का नाम नहीं बताएंगे। जी जी मीनाक्षी जी, मैं आया भैया, मैं आया जी। हमारे देश की खूबसूरती थी कि आप अपनी सरकार से सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल साहब, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि सरकारें काम नहीं कर रही तो आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे देश में सवाल करना ही जुर्म हो गया। अगर आप सवाल करेंगे तो आपके नाम पे एफआईआर हो जाएगी, आपसे हलफनामा मांगा जाएगा, 10 चीजें कहेगा, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, 10 चीजें की जाएंगी। और अभी मैं कह रही हूँ एसआईआर के नाम पर आपने बिहार में 65 लाख वोट काट दिए, तो क्या आपने उन वोटर्स के साथ नाजायज नहीं किया? उनका हक नहीं था वोट डालना? क्योंकि आपने भी देखा होगा, देखो सवाल है, सवालों के जवाब मिलने चाहिए। आप जो मर्जी कहिए, लेकिन अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो एटलीस्ट उसके जवाब सेटिस्फाइड तो कीजिए उसको, जिससे जनता को भी पता चले कि हाँ जी आपने, जो विपक्ष है वो गलत बोल रहा है। अगर विपक्ष बोल रहा है कि भाई आपने मृत लोगों के क्या कहते हैं वोटर आईडी बना दिए और जीवित लोगों के आपको आपने मृत कर दिया, और इसी तरीके से एक एक घर में आपने सैकड़ों वोट बना दिए। एक तो अभी देखिए, अभी मैं देख रही थी, न्यूज देख रही थी, एक घर में 187 वोट है और उसके अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम है, हर जाति का बंदा रह रहा है। मतलब कितनी खूबसूरती है कि एक ही घर के अंदर सारा देश समा गया। सोचिए, तो ये इस तरीके का सवाल है। एक व्यक्ति के 4 वोटर बन जाते हैं। अगर हाउस नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 इसका है जिनके घर नहीं है, जिनके पिता नहीं है, तो उनका क्या करोगे आप ABCDEFG लिख दोगे क्या? उनके पिता का नाम, आप उनके नाम पर ABCDEFG क्यों लिख दे रहे हो? तो इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा ना। आप चुनाव आयोग हैं, आप इस लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं, आप इस देश का लोकतंत्र चला रहे हैं, और अगर विपक्ष कोई सवाल करता है तो आपको विपक्ष को और देश की जनता को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। देखिए ये सब बात, मैं आपकी बात से राजी हूं कि सवाल पूछने का हक है, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछने का पूरा हक है, जो आप बातें रख रहे हैं उसको भी सही परिप्रेक्ष्य में रखने का हक है, लेकिन बातचीत करने का एक सलीका होता है। मैं आ गया, अरे रुको यार, सलीका होता है, उस सलीके से बाहर मत जाइए। सलीका है, आप कुछ भी कहने लगे, गुंडा कह दें, ऐसी की तैसी कह दें, ये चीज शोभा नहीं देती, ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मीनाक्षी, मतलब आप इस बात से मेरी सहमत है या नहीं है मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी को गाली देना और इस तरह से दुत्कारना, बहन जी जल्दी में है क्या? नहीं, जल्दी में नहीं हूँ। हाँ। एक जो मन में बहुत दिनों से गुबार है कि ये सारे मुद्दे अभी क्यों उठे? इसके पहले आपने क्या बपौती थी आपकी इस देश पर कि आप सत्ता पे सत्ता 10 वर्ष 5 वर्ष करते रहे, तब आपको नहीं दिखाई दिया, तब वोट नहीं कटे? अभी क्यों दिख रहा कि वोट कट रहे हैं? क्या अभी जो वोट कटे बीजेपी ने किसी से पूछा कि भाई तू मेरी पार्टी का या उस पार्टी का है? नहीं पूछा ना। जो गलत है वो कट गया, जो सही है वो तो बोल ही नहीं रहा, जो गलत है वो चिल्लाने में लगा हुआ है। क्यों चिल्ला रहे भाई? सुने नहीं, सवाल पूछने को तो मैं कल शो खत्म किया तो मैंने किसी ने पूछा कि ये रोज 2 महीने से चला रहे हैं डिबेट, खत्म ही नहीं करते हैं आप डिबेट।
कोई और डिबेट लाइए, बहुत सारे मुद्दे हैं। नहीं नहीं, तुम्हें तो मजा आ रहा है इसलिए कह रहे हो। नहीं नहीं, तुम्हारी लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति है, तुम्हें लड़ाई झगड़े में मजा आता है। घर में लड़ाई झगड़ा, नहीं तुम पहली बार आए हो तो घर में लड़ाई झगड़ा क्या करो। 2 महीने से वही चलाए हुए हैं, 2 महीने से वही चलाए हुए हैं। एक इलेक्शन मोड में कर दिया है आपने। आपसे पलट के आप सवाल कर सकती हैं कि भाई आप जीत तो पाए नहीं। आपसे भी तो सवाल पूछा जा सकता है कि आप, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई दिमाग जो है इलेक्शन मशीन में ना लगाइए, कामों में लगाइए। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, मैं आप ही का सवाल को रखता हूं। बिल्कुल सही बोला है कि आप ध्यान दो जीतने पर ना, वोट कट गया, वो चोटी कटवा की तरह से वोट कटवा के पीछे पड़ गए आप। ये क्या कौन सा चोटी कटवा? मीनाक्षी, बढ़िया डिबेट है। आंटी, अगर वोट चोरी हो जाएगी तो जीतेंगे कहां से? यहाँ तो आप समझिए कि बिहार का इलेक्शन वो जीते। कुल मिला के ना खड़ी ना बड़ी, बस वो बात है सत्ता की कड़ी। वो सत्ता तक आना है तो कैसे भी, अगर वो कट जाएगा तो फिर कैसे जीतेंगे? कहां से आना हुआ? धौलपुर से। धौलपुर से। अच्छा जी भैया, 1 मिनट को, अभी तो बहुत समय है राजस्थान में। अरे बाबू थोड़ा सा रहम करो। अरे आराम से बिहार जी। मैं तो पहली बार आया हूँ, आपसे मिलने अभी जाऊंगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये सब पार्टियों से कभी गरीब के मुद्दे क्यों लड़ते हैं? कभी हॉस्पिटल में डिलीवरी के समय माँ मर जाती है, बच्चा मर जाता है, कभी किसी को दवाई नहीं मिल रही है। आप फ्लैशबैक चलते हैं अपने लिए, गद्दी के लिए जाते हैं रोड पे निकलने के लिए, बस उन्हें गद्दी मिलना है। गरीब के लिए कोई नहीं मुद्दा उठा रहा है, ना किसान के लिए। कभी हॉस्पिटल में, धौलपुर से हूँ, मैंने देखा है ये सब चीज, मैंने देखा है कि माँ मर गई, कभी बच्चा मर गया, कभी हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही है, कभी किसी को, ये इसके लिए नहीं उठाएंगे। मैं प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो होती है वोट। मैं जानता हूं उसकी कुछ खामियां भी हैं, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, कुछ खामियां हैं उसकी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोकतंत्र में जो वोट है उसकी कीमत सबसे ज्यादा है और बड़ी ताकतवर चीज है। तो सत्ता में कौन आएगी? किसी ने पीछे से, मेरे भाईजान आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, इन्होंने कहा कि एक अच्छी सरकार के लिए एक वोट बहुत कीमती होता है। तो बहस तो सही है, लेकिन ये खत्म होनी चाहिए, लॉजिकल एंड होना चाहिए। जी, मैं मीनाक्षी आया जी, बिल्कुल आया। हाँ जी, इस बार होगा लॉजिकल एंड भी, हमें लग रहा है। क्या होगा इस पूरे मामले में? अच्छा ठीक है भाई, अब सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। कह रहे हैं कि लॉजिकल एंड होगा, ये बहस खत्म होगी। जी बताइए। देखिए, अनुच्छेद 326 जो एक तरह से स्वतंत्र भारत में हम सबों को सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार प्रदान करता है कि एक व्यक्ति एक वोट देगा। जब पार्टियां कहती कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को हर हालत में सुरक्षित किया जाए। अच्छा ये बताइए, पहला चुनाव कौन से सन में हुआ? 51-52 में हुआ। 51-52 में हुआ। तो क्या एक आदमी 2 वोटें डाल रहा था? एक ही वोट डाल रहा था? बिल्कुल एक ही जगह डाल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त, मैं तो कह रहा हूँ, चलिए उनके गरिमा को मैं पूरा सम्मान देता हूँ। मैं बोलता हूँ माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, पूरे सम्मान के साथ। मतलब आपने जो एहसान लादा है इस देश पर किसी का, ना जो एहसान आपने लाद दिया है और उनका पूरा नाम नहीं बता के, हाँ जी, टोट कस दिया। ये जनता है, वो आवाज के आरोह अवरोह गाने के नहीं जानते, आपके बोलने के तरीके से, सलीके से पता जाता है कि ये आदमी सही बोल रहा है या टॉन्ट कर रहा है। चाय भी पिला रहे हैं, पैसे भी मांग रहे हैं। क्या बात है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली का। मैं समझ गया था दिल्ली छेके हैं, दिमाग सब पैसे पे ही है। जी, कंप्लीट योर सेंटेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने खुद ही कहा कि बहुत सारे वोटर्स हैं, अलग अलग जगहों पे एक ही नाम पे, कोई पी कुमार कर देता है, कोई प्रकाश कुमार कर देता है। आपने बहुत अच्छा योजना तो लेके आए थे कि आधार कार्ड से इसको जोड़ना था, लेकिन आप आधार कार्ड को आप डॉक्यूमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इसको वोटर के जो डुप्लीकेशन हो रहे हैं उसको बिना आधार कार्ड से जोड़े हुए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन से जोड़े हुए इस समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है? निकल ही नहीं सकता है। तो आपको मैं देखिए, मैं बताता हूं, अखबार रोज पढ़ रहे हैं ये खुद, क्योंकि पत्रकार हैं, पढ़े लिखे पत्रकार हैं। पत्रकार ऐसे भी हैं जो, हाँ मैं जानता, कहता नहीं हूं कुछ, हाँ कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद इनके आर्टिकल छपते हैं। 11 तो प्रपत्र हैं जिसको माना कि 11 चीजें हो जिसमें फैमिली रजिस्टर भी मान्य है। फैमिली रजिस्टर हो, मतलब गांव में जैसे पैदा हुए आप, तो उन्होंने कहा, बगल वाले ने कहा कि हाँ ये रामचंद्र महतो का बेटा है और ये उनका साहब का बेटा है, तो फैमिली रजिस्टर होता है, गांव का ही फैमिली रजिस्टर होता है, गांव में रजिस्टर होता है। 11 तो मान्य है, 12वां भी ये है। मैं आज पढ़ रहा था अखबार, उसमें ये भी है
कि भाई अगर किसी ने बता दिया कि इनके दादा परदादा दादा के परदादा और वो पूरी ट्रेल मिल गई, वो ट्रेल है 2003 तक जाती है, स्टैब्लिश होती है, तो अभिमान्य है। लेकिन आपको तो दाल में हींग ढूंढनी है, तो ढूंढिए हींग, ढूंढिए हींग। मैंने इसी सुप्रीम कोर्ट में देखा कि जिसको इलेक्शन अच्छा, आपने आज ये नहीं बताया, आपने आज ये नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट से मुझे याद आया, हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट किया था कर्नाटक इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट वाला आपने बात नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ना, समय नहीं वेस्ट करो, मैं रिजेक्ट किया। कर्नाटक का जो चुनाव था उसको रिजेक्ट किया। वो तो उस समय हुआ ही था। मैं अभी के संदर्भ में कह रहा हूँ कि जो अभी इस समय तमाम देखे, उस समय तमाम तथ्य उस रूप में नहीं थे जिस अभी इस तरह से विस्तृत तथ्य सामने में रखे गए राहुल गांधी की तरफ से, तमाम दूसरे लोगों की तरफ से। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, अनुराग ठाकुर जी को भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मैं राहुल गांधी जी को क्या, उनको भी दे देता हूँ। उन्होंने भी 5-5 लोकसभा सीटों को लेकर उन्होंने भी रिसर्च किया। अरे चुनाव आयोग कम से कम अगर राहुल गांधी जी का संज्ञान नहीं लेता, अनुराग ठाकुर जी का ही संज्ञान ले लीजिए। राइट। भैया जी सिंपल सा अंतर समझिए। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट ये गड़बड़ियां थी, राहुल गांधी इस पे चुप क्यों थे? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चोरी हुई है, डकैती हुई है। इलेक्शन कमीशन हम तुमको बता देंगे, तुम्हारे ऊपर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं। ये कहा क्या नहीं कहा। गलती हुई है, सुधारने की बात कही जा रही है। आप भी सुधारने की बात करते हैं तो लगे हाथ मोड़ने, गंजी ऊपर करने, फिर कूट देंगे, धमका देंगे। अरे वो जमाना गया लालू का, जो निकलता था लठैत बनकर और मां बेटियों को डर कर। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी ना, मैं दे दूंगा। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है सर। व्यक्तिगत टिप्पणी तब होती जब लालू जी के परिवार के बारे में मैं कुछ बोलता व्यक्तिगत रूप से। ये लालू जी सार्वजनिक तरीके से माइक लेकर चुनाव में उतरेंगे तो टिप्पणियां सुननी। राइट, टेकन योर पॉइंट। मैं दे रहा हूं, ऑफ कोर्स दे रहा हूं। मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता साहब से पूछना चाह रहा हूं, भाई साहब 20 साल से सरकार लालू जी की थोड़ी है, आप ही की नीतीश कुमार और एनडीए की है। आप बार बार सवाल दुनिया को पब्लिक को क्या पागल समझ रहे हैं? दूसरी बात, अनुराग ठाकुर जी ने जो आक्षेप लगाया, आप अनुराग ठाकुर आप ही की पार्टी में है ना, तो उन्होंने वाराणसी का भी दिया है और उसका रायबरेली का दिया है। हम कह रहे हैं हमें केवल वाराणसी का रिकॉर्ड दे दीजिए। पहले सारे शुरुआत में आप तो खुद दिखा रहे थे, आपका चैनल दिखा रहा था कि मोदी जी पीछे चल रहे थे, तो हमें भी शक है। और अगर वहां का रिकॉर्ड हमें डिजिटल डाटा मिल जाए तो आप देख लीजिए, आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, एमपी भी नहीं रहेंगे। यह सवाल दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है, अगर मिली भगत है तो देश का कोई भी प्रधानमंत्री पहले पिछड़ेगा क्यों और फिर जीतेगा तो 3 लाख वोट से क्यों नहीं जीतेगा? ये सवाल तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। सवाल तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। बस 2 पॉइंट इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, मैं इनको बता देता हूं, ज्यादा नहीं, रिवाइंड कीजिए और झारखंड इलेक्शन पहुंच जाइए। 12वें राउंड तक बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के भाई दुमका लोकसभा सीट से पीछे चल रहे थे 12वें राउंड तक, और लास्ट के 3 राउंड में अचानक से 20,000 वोट बढ़ा और वो जीत की ओर निकल पड़े। उसके साथ हेमंत सोरेन के भी एक और करीबी लिट्टी पड़ा से पीछे चल रहे थे, बाद में आगे हो गए। और मैं कह रहा हूं झारखंड के अंदर 6 लाख वोट बढ़े हैं। अगर उसको सीट से डिवाइड कीजिएगा तो 54 सीट पे आता है 20,000 के रेशियो के हिसाब से। क्या 54 सीटें चोरी करके लाए हो क्या? राइट, पाठक जी एंड द डिबेट इज ओपन। दूसरी बात तो ये कह रहा है कि पिछड़ रहे थे। मैं दिल्ली की बात बताता हूं, मनीष सिसोदिया 2020 में 11वें राउंड तक वो पीछे चल रहे थे और उसके बाद वो वहां से पड़पड़गंज से चुनाव जीत गए। आम आदमी पार्टी हो या राहुल गांधी हो, कोई हो, अगर कर्नाटक में इनकी सरकार बनती है तो वहां क्या नहीं हुआ है लफड़ा? अगर हिमाचल में इनकी सरकार है कांग्रेस की, तेलंगाना में सरकार है, तो वहां क्या कोई वोट चोरी नहीं हुई है? आप उस सरकार को बर्खास्त करो ना, को हम इस्तीफा देते हैं, हम इस्तीफा देते हैं। देखिए बॉस, मैं कह रहा हूं हम बिल्कुल आप दोनों की बातों से सहमत हैं। हम यही तो कह रहे हैं, पूरे देश के सामने कह रहे हैं, देश की जनता को भी कह रही है कि आप डिजिटल रिकॉर्ड जो है हम मांग रहे हैं, दे दीजिए, आप भी ले लीजिए, आप भी जांच कराइए जहां विपक्षी राज्यों की सरकार है। अगर वहां कुछ गड़बड़ है तो आप भी उजागर कीजिए। लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप कह रहे हैं नहीं उजागर करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। यही मामला ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, ईवीएम का और वीवीपैट का। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जाके उठा के देख लीजिए। ईवीएम के मामले में आपको मुंह की खानी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से 2024 के चुनाव में। इनकी ऐसे नहीं, ये जनता के साथ ना छोड़ो। इधर आओ, यहाँ ऐसे आ जाओ, फैल के बैठो। उधर तो आप उधर ही चलो, इधर आ जाओ।
सारे लोग यार एकदम वो नहीं बनाएंगे, घेरा नहीं बनाएंगे। इनकी सारी बात मान लेंगे, जो लड्डू लाए थे वो भी इनको नहीं खिलाएंगे, हम खुद खा जाएंगे खुशी से, मान लेंगे। एक बात बता रहा हूँ, इनकी सारी बात मान लेंगे, केवल ये कह दे रंजू देवी काहे के लिए झूठ बोली खड़ा होकर कि मेरा वोटुआ कट गया, काहे के लिए बोली कि वार्ड सचिव प्रेशर डाला राहुल गांधी के आगे, उस पर कब सच और झूठ का फैसला करेंगे, डिबेट यहीं पे मैं खत्म कर दूंगा। बोले क्यों झूठ बोली? अरे भाई साहब सुनिए, अरे मेरी तो सुन लीजिए, आप ऐसा है, आज इलेक्शन कमीशन के पीछे जो पूरी भारतीय जनता पार्टी आके खड़ी हो गई है, उसे अरे आप भी इलेक्शन कमीशन पर जवाब दीजिए ना कि आज इलेक्शन कमीशन क्यों विपक्ष के कहने पर डिजिटल डाटा नहीं दे रहा, क्यों वोटर लिस्ट नहीं दे रहा? माइक लेकर जनता का सेवा कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या तकलीफ है बताइए, तो काहे नहीं बता रहे रंजू देवी झूठ क्यों बोली? अरे तो काहे नहीं इलेक्शन कमीशन डिजिटल डाटा दे रहा? भैया अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा रुक मैं 2 मिनट हो क्या रहा है? हो ये रहा है जो नहीं हो क्या रहा है कि एक जो संवेदनशील इंसान है या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, भाई साहब मैं बात कर लूं, अपनी बात कर लो, फिर आप लोग कहने। हो क्या रहा है, जो 18 साल का युवक है और जो 70 साल का वोटर है, वो सोच रहा है यार अभी तक वोट डाला क्या, वो सब गड़बड़ वोट डाला है क्या हमने आज तक? हम तो वोट डाल के आ रहे हैं। वो एक संदेह, खाम का एक संदेह, और एक संदेह ऐसा पैदा हो रहा है कि हमें किसी पे सुप्रीम कोर्ट सवाल, हर चीज पे एक चीज पर सवाल। तो ये स्थितियां जो हैं, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। मैं आ रहा हूं, मैं बहुत गंभीर प्रश्न है जी। मैं बनाना चाहते हैं, मैं आपको बता मैं बांग्लादेश में आ जाऊंगा। प्रदीप भाई साहब, मैं 4 महीने में सेकंड टाइम आपका ये शो राइट सर, बिल्कुल आप बोलिए मैं नाम बताइए। जी, नितेश जायसवाल, बैतूल मध्य प्रदेश से। बैतूल मध्य प्रदेश जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये तो पैदाइशी चोर हैं, इनने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 14 वोट चोर लिए और नेहरू जी को बना दिए 1 वोट से। तो ये किस मुंह से बातें करते हैं? इनको शर्म नहीं आती? थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज, ये आज आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी, जब इलेक्शन आता है तभी इनको दिखता है क्या? जब 5 साल में ये इलेक्टेड होके जाते हैं तब क्यों नहीं उस पर सर्वे करवाते हैं, तब क्यों नहीं काम करते हैं? ये अभी इनको क्यों याद है? देखिए जो कुछ काम इलेक्शन कमीशन का, देखिए कुछ काम इलेक्शन कमीशन का है बाबूजी, वो काम इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं आ रहा हूं बेटा, इतना दोस्ती यारी बात भी कर लेना जरा। इलेक्शन कमीशन की कुछ जिम्मेदारियां हैं और उससे आप बच नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल पार्टी के ऊपर डाल एक गरिमा है, शब्दावली है। शब्दावली आप अगर उनसे प्यार से जाके बात करेंगे, आप किसी को तमाचा मारेंगे तो वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। वो 1 मिनट जी आप कह रहे हैं कि भैया पैर छू लेगा इलेक्शन कमीशन के जाके कि साहब गिड़गिड़ाएं, आप दिल्ली की जनता के। आप जिस भाषा वाले, आप जो शब्दावली का यूज करते हैं सर, अगर आप पैर नहीं छू सकते हैं, हमारे यहाँ पे बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं सर। मानिए सुनिए, सरकार के नौकर नहीं है आपके। एक मिनट बाबूजी, या तो आप संविधान की किताब ना दिखाइए, लेकिन अगर आप संविधान की किताब दिखाते हैं, उसी संवैधानिक संस्था ने, उसी संविधान ने उस संवैधानिक संस्था को जन्म दिया। तो ये तो मत कहिए, ये मत कहिए, कहनी पड़ेगी। दूसरी एक चीज, आप लोग बोलते हैं कि नहीं भैया हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। सर कितना झूठ बोलेंगे, कुछ तो थोड़ी सी शर्म कीजिए ना। जनता सब जानती है, आज ये शो को देखने के लिए पब्लिक इतना इकट्ठा होती है, क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया नहीं है, ये सच्ची मीडिया है। नहीं, इसमें बात नहीं होगी जी। जय गोदी मीडिया में आज कहा जितनी बात कर रहे हैं? 2 महीने से एसआईआर पर आपके यहाँ चर्चा हो रहा है। अरे 2 महीने ज्यादा हो गया। 2 महीने से ज्यादा हो गया। जब एसआईआर ज्यादा दिन चलेगा, 10-15 दिन तो मैं निकल जाऊंगा बिहार। अब नहीं, यहाँ नहीं रुकना। यहाँ क्या करेंगे बात करके? जब एसआईआर का मामला आया तो सारा मामला कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई। इन लोगों ने कहा ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक तो नहीं हुआ, नहीं जारी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि संवैधानिक और असंवैधानिक उसका निर्धारण बाद में होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। और जो 65 लाख का सवाल आया, 65 लाख का 19 घंटे में चुनाव आयोग ने सारा डाटा डाल दिया। मैं जब प्रक्रिया को पढ़ रहा था तो एक नाम सबका, और क्यों कटा, क्यों डिलीट हुआ, ये भी अगर आपको आपत्ति है तो आप जाके दर्ज कराइए। लेकिन नहीं, ये कहते हैं, देखिए ये कहते हैं, मेरे बात ब्रजेश देखो, इंसाफ की बात करो। वो ये कहते हैं कि आप तो कह रहे थे डिजिटल डाटा आएगा तो विश्वसनीयता और लोगों की निजता भंग होगी। वो ये कहते हैं, फिर कैसे डाल दिया आपने? नहीं, ये जो वो इसलिए वो उसका जवाब वो ये देते हैं,
उसका दें, उसका इलेक्शन कमीशन जवाब दिया, बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैं 50 घंटे के अंदर डाल दिया, 50 घंटे में डाल दिया मैंने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा करते तो उनकी प्रतिष्ठा में वेरी क्विक। भैया एक बात और कहा था एड्रेस को लेके, जिसका एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं होता उसमें जीरो टेक्निकल डालते हैं। राहुल गांधी पढ़ते नहीं है, बचपन से समझाया तो क्या ABCD EFG डाल दोगे? बाप का तो नाम होता है, चाहे वो मर चुके हो चाहे हो, बाप तो होता है। या इतने सारे वोटर से बात ही नहीं है। दीदी घर का झगड़ा नहीं है, अरे ये घर का झगड़ा नहीं है, तरीके से बात कीजिए। ऐसे नाम नहीं दे रहे पिता का, उनके पिता का नाम नहीं लिख के आप उनका अपमान कर रहे हो। बोलिए हो गया, घरेलू झगड़ा नहीं है, ये कोई गोतिया का लड़ाई नहीं है। जी जी जी, आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, दिखना जरूरी है। कहाँ से हैं आप? पटना से। अरे तो पटना में ही रहते हैं या यहाँ रहती हैं? नहीं रहते तो पटना में ही, अभी आए। तो वोट कहाँ है? पटना में ही है। यहाँ भी है? नहीं यहाँ। ये जो पत्रकार होता है अपने को बहुत काबिल समझता है, बोला कि देखें कहाँ उधर भी हो इधर भी है, पता करें। तो उन्होंने जवाब दिया, बोले नहीं यार, एक बात बताएं आप, मतदाता जो है ना वो बहुत क्लियर है, वो फोकस्ड होता है, उसे पता होता है, वो जानता है चीजें। अलबत्ता जब बार बार कोई चीज, तो कंफ्यूजन, और वो अगर सत्यता के आईने में ना कसा जाए तो ये जनतंत्र और लोकतंत्र सबके लिए बहुत बहुत दुखद है। ये स्थितियां, परिस्थितियां जिस पे लड़ाई चल रही है, ये जो बातचीत चल रही है वो अच्छी नहीं है। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से हैं आप? मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ, पर वैसे उत्तराखंड से हूँ। क्या नाम है साहब? मेरा नाम सोमेश बहुगुणा है जी। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस एक 4 लाइन लिखी थी। अब राहुल बाबा जो कर रहे हैं अपनी राजनीति, मुझे तो लगता है मोदी योगी जी से है आगे भारत बढ़ेगा। पर आज के मतलब नवयुवकों के लिए कहना चाहता हूं कि हम लोग अपनी ख्वाहिशों के ही बोझ में डूबे हैं। तो 4 लाइन है, अगर आप। स्वागत है साहब। सुई की नोक पर है संभली जिंदगी और ख्वाहिशों का पहाड़ उठाए हुए हो, तुम ही कहो ये अंदाजे खुदकुशी क्या है। तुम ही कहो कि अंदाजे खुदकुशी क्या है। अच्छा साहब, सुई की नोक पे उठाए हुए हो जिंदगी, क्या बात। कहां से हैं आप? क्या बात। तो दाद देखिए, एक बात बताएं, शेर लिखने वाला चाहे जैसा हो, लेकिन जो दाद देने वाला होता है, उसको जो सराहता है, वो बहुत काबिल होता है, क्योंकि उसको ही मालूम है अर्थ उसका। हो सकता है जिस अर्थ को लेके आपने लिखा हो उससे कई गुना, कई ज्यादा मैग्नीफाई इन्होंने कर दिया हो। क्या नाम है? हाँ ऑफकोर्स यही होता है सर यही होता है। मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह है, मैं सिवान बिहार से हूँ। सिवान बिहार से, तो एकदम सही जगह माइक लगाया है मैंने। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जगह माइक लगाया है। और जिस मतदाता अधिकार के लिए यात्राएं हो रही हैं बिहार में, शायद वे लोग ये भूल चुके हैं। मैं अखबार के कतरन लेके आया हूँ। सर मैं कतरन तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये 1999 का अखबार है, जब चुनाव हुआ करता था। और उसकी हेडिंग है, वो हेडिंग मैं आपको पढ़ के बस हेडिंग सुनाता हूँ। जमकर बूथ कब्जा और मतपत्रों की लूट, और एक राज्य मंत्री गिरफ्तार, दूसरा मंत्री फरार। ये बिहार की थी स्थिति। एक चीज। दूसरी बात, टीएन शेषन के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। टीएन शेषन साहब जब 1995 में वहां पे चुनाव होने वाला था, तो कहा कि जब तक मतदाता सभी का पहचान पत्र नहीं बन जाएगा, मतदाता पहचान पत्र नहीं बन जाएगा, तब तक मैं चुनाव नहीं कराऊंगा। सारे राजनीतिक पार्टी और सारे उस समय के सरकार के लोग यहाँ से वहां, सबकी मतलब एक तरह समझिए कि होश उड़ गए, लेकिन वो नहीं माने। और लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा, हमारे पास पैसा ही नहीं है मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए, लेकिन उन्हें झुकना पड़ा टीएन शेषन के आगे और मतदाता पहचान पत्र बने बिहार में। और उसके बाद लालू प्रसाद की जो सरकार, मतलब सरकार भी बनी, बहुमत से वो जीते भी, और कहे कि इससे हमें बहुत फायदा हुआ। राइट, बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव में। वेरी क्विक बात पे अगर आप देखेंगे तो जो माननीय टीएन शेषन ने चुनाव सुधार किया, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट उठा के देखे, कांग्रेस का जो ऑर्डर है लोकसभा में सीट का, वो पूरा ग्राफ नीचे गिरता हुआ आया है। राइट, पहली बात तो ये कोई गोतियारी लड़ाई नहीं है, बहन को बता दूं। दूसरी बात, आहा करके माइक मत हटाइएगा, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। गली गली में शोर है, इकट्ठे हुए सारे चोर है, जब जब चोर डरता है मोदी पे ठिकरा फोड़ता है। और मैं आपको स्पष्ट एक बात कर रहा हूं, इन्हें एसआईआर की चिंता नहीं है साहब, एसआईआर की चिंता नहीं, इनको अपने एसआईआर की चिंता है, स्पेशल इलीगल रेसिडेंसी की चिंता इनको, और किसी की